C-381 उसे पेशेवरों को सौंप दें। हुआन फैंग ने बड़े भाई को भागने की कोशिश करते हुए देखकर हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उसने सोचा भी नहीं था कि भाई फी को पकड़ना इतना आसान होगा। हुआन फैंग ने जब भाई फी का कंधा पकड़ा तो वह जमसा गया। यह उसकी मर्जी से नहीं हुआ था। हुआन फैंग की आवाज सुनकर उसने उसकी पकड़ से छूटने और भागने की कोशिश की थी, लेकिन चाहे उसने कितनी भी जोरदार लड़ाई लड़ी हो, हुआन फैंग के अपेक्षाकृत छोटे हाथों की मजबूत पकड़ से वह बच नहीं सका। उदास चेहरे के साथ भाई फी ने हुआन फैंग की ओर मुड़कर विनती की, देखो दोस्त, हम पहली बार मिल रहे हैं। हमारे बीच कोई दुश्मनी तो नहीं है ना? बस मुझे जाने दो प्लीज। तब तक भाई फी ने देखा कि उसके अपने ही सैनिक दर्द से कराहते हुए जमीन पर पड़े हुए हैं। उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। स्पष्ट था कि उसके असंख्य साथी हुआन फैंग और तियान जून का मुकाबला नहीं कर सकते थे। हुआन फैंग को गिड़गिड़ाते भाई फी के प्रति गहरी घृणा महसूस हुई, जो स्पष्ट रूप से मृत्यु से भयभीत था। फिर भी उसका चेहरा भावहीन बना रहा और उसने कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यदि आप सहयोग करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन यदि आप सहयोग नहीं करेंगे तो आपके आराम के दिन शायद समाप्त हो जाएंगे। हुआन फैंग को मन ही मन पता था कि भाई फी के अच्छे दिन उसी पल खत्म हो गए जब वह इस मामले में शामिल हुआ। चाहे वह सहयोग करे या न करे, उसका पुराना जीवन अब उसके लिए नामुमकिन था। हो सकता है कि वह टोन कियानजुन के साथ जेल में ही बंद हो जाए। अपने भाग्य से अनभिज्ञ भाई फी ने जल्दबाजी में आश्वासन दिया, मैं सहयोग करूंगा, मैं शपथ लेता हूं। आप मुझसे क्या चाहते हैं? हम यहां बात नहीं कर सकते, हुआन फैंग ने जवाब दिया। फिर तियान जून की ओर मुड़कर उसने पूछा, आप यहां क्यों आए हैं? मैं यहां पार्टी बिगाड़ने आया हूं, तियान जून ने अपने साथी को उठने में मदद करते हुए कहा। भाई फी का दल हार चुका था और हालांकि तियान जून के दल को कुछ चोटें आई थीं, लेकिन हुआन फैंग के समय पर हस्तक्षेप के कारण वे मामूली थीं। हुआन फैंग ने सहमति में सिर हिलाया। तियान जून ने इस मुद्दे से निपटने के लिए उनके हालिया प्रयासों का जिक्र किया था, लेकिन उन्हें बहुत कम सफलता मिली थी। आज हुआन फैंग की उपस्थिति ने स्थिति को बदल दिया था। उसके बिना तियान जून का समूह शायद खाली हाथ लौट जाता, जिससे ये साबित हो जाता कि तियान जून की शक्ति उतनी व्यापक नहीं थी जितनी दिखती थी। हुआन फैंग सोचने के लिए रुका, फिर तियान जून के करीब झुककर धीरे से बोला, इन दिनों सतर्क रहना। भाई की शायद बच न पाए, इसलिए तुम फिलहाल उसके इलाके की देखभाल कर सकते हो। तियान जून का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या हो रहा है? भाई फेई के मातहतों ने कई तरह के काम किए थे, खासकर उनके हालिया विस्तार के बाद। तियान जून आज बार हासिल करने की मामूली उम्मीद से आया था। भाई फेई की सारी संपत्ति हथियाने का विचार तो नामुमकिन सा लग रहा था। फिर भी हुआन फैंग के इशारे ने आशा की एक किरण जगाई। अगर भाई फी सचमुच पतन की ओर बढ़ रहे थे, तो उनके नियंत्रण वाले क्षेत्रों में अराजकता फैल जाएगी। दूरदर्शिता के साथ तियान जून शायद हर संपत्ति पर कब्जा न कर पाए, लेकिन उसे काफी लाभ हो सकता था। यह आदमी एक बड़े मामले में फंसा हुआ है, वह निश्चित रूप से इसमें घसीटा जाएगा। हुआन फैंग ने खुलासा किया। भाई की तीव्र तरक्की किसी से छिपी नहीं थी, जिसे एक शक्तिशाली नए सहयोगी का समर्थन प्राप्त था। लेकिन अब अपने संरक्षक के संकट में फंसने के साथ भाई फी को भी अंजाम भुगतना पड़ सकता था, और अधिकारी मौका मिलते ही कार्रवाई करने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे। तियान जून को हुआन फैंग के बारे में कुछ रहस्यमय सा महसूस हुआ, लेकिन उसे यामेन के भीतर एक संपर्क के बारे में उसकी बात याद आ गई। शायद हुआन फैंग को ये जानकारी उसी स्रोत से मिली हो, और ऐसा लग रहा था कि आज रात की घटनाओं में भी हुआन फैंग का हाथ था। मेरे लिए इस आदमी पर नजर रखना, मुझे एक कॉल के लिए बाहर जाना है। हुआन फैंग ने तियान जून को निर्देश दिया। इसके बाद हुआन फैंग ने मास्टर कियू को फोन किया। बही खाता और भाई फी के गवाह के साथ वह मास्टर कियू की टीम को जिम्मेदारी सौंपने के लिए तैयार था। वे विशेषज्ञ थे और इस मामले को सुलझाना मास्टर कियू के लिए एक बड़ी उपलब्धि होती। अपनी आदत के अनुसार मास्टर कियू ने हुआन फैंग की बात को गंभीरता से लिया। पूरे सबूतों की जानकारी मिलते ही उन्होंने हुआन फैंग को निर्देश दिया कि वह भाई फी को वहीं रोके रखे और उसके आने का इंतजार करे। भाई फी को भागने नहीं देना चाहिए। हुआन फैंग ने बाई शियाओरू से संपर्क करके उन्हें स्थिति की जानकारी दी। मास्टर कियू के साथ उनके अच्छे संबंधों और कियू को राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी में हुआन फैंग की भूमिका की जानकारी होने के कारण बाई शियाओरू को तुरंत आने की कोई आवश्यकता नहीं लगी। इसके बजाय उन्होंने हुआन फैंग को स्थिति की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी।
इसके बाद हुआन फेंग बार में गया और मास्टर क्यू के आने का इंतजार करते हुए लियान जून के साथ बैठकर ड्रिंक करने लगा। दूसरी ओर भाई फी का भाग्य इतना खराब था, हुआन फेंग ने उसे बांध दिया और बिना किसी औपचारिकता के उनके पैरों के पास फेंक दिया। भाई फी के साथी उसकी मदद के लिए बेताब थे, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। फिर भी उन्होंने बार के सुरक्षा गार्ड और मैनेजर को बुलाया, इस उम्मीद में कि वे भाई फी को उनकी मुसीबत से निकाल सकेंगे। लेकिन हुआन फेंग ने उनकी कोई परवाह नहीं की और उनके प्रयासों को पूरी तरह से नकार दिया। मैनेजर को जब एहसास हुआ कि वह हुआन फेंग का मुकाबला नहीं कर सकता, तो वह पुलिस को बुलाने ही वाला था कि तभी पुलिसकर्मियों का एक झुंड बार के प्रवेश द्वार से अंदर घुस आया। बार के मैनेजर को पुलिसकर्मियों के अचानक आने से झटका लगा, लेकिन उसने तुरंत उनसे संपर्क करके अपनी बात रखी। बार चलाने वाले के तौर पर उसके गुप्त और गुप्त दोनों ही क्षेत्रों में अच्छे संबंध थे। गुप्त संपर्कों से मदद न मिलने पर अब उसे गुप्त संपर्कों से मदद लेनी पड़ी। उसे बेहद निराशा हुई जब उसने देखा कि जिस कांस्टेबल से वह आमतौर पर दोस्ती का हाथ बढ़ाता था, उसने उसे लगभग नजरअंदाज कर दिया। ग्राहकों को बाहर निकालने के बाद कांस्टेबलों ने जगह की तलाशी शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने हुआन फेंग को देखा, उनका व्यवहार बदल गया और जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, उनकी आंखें चमक उठीं। श्री हुआन, हम मास्टर क्यू के आदेश पर आपकी सहायता के लिए यहाँ आए हैं, उनमें से एक ने कहा। वह हुआन फेंग से अच्छी तरह परिचित था क्योंकि वह उससे कई बार मिल चुका था। हालांकि उसे हुआन फेंग की सटीक स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी, लेकिन वह हुआन फेंग और मास्टर क्यू के परिवार के बीच घनिष्ठ संबंधों से अवगत था। उसका सटीक मिशन भले ही रहस्य बना हुआ हो, लेकिन मास्टर क्यू के निर्देश बिल्कुल स्पष्ट थे, हुआन फेंग के साथ सहयोग करना और उसके निर्देशों का पालन करना। यह देखकर बार मैनेजर की सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गई। जिन लोगों को वह प्रभावित करना चाहता था, वही लोग हुआन फेंग के साथ अत्यंत सम्मानपूर्वक व्यवहार कर रहे थे। भला वह उनसे हुआन फेंग के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद कैसे कर सकता था? अगर हुआन फेंग उसके खिलाफ न हो जाए तो उसे खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए। पास में खड़ा तियान जून भी मैनेजर की तरह ही हैरान था। उसने सोचा था कि हुआन फेंग का पुलिस में सिर्फ एक दोस्त है, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया था कि उसके दोस्त की पहचान आम लोगों से कहीं अधिक थी। C-382 उसे ले जाओ। हुआन फेंग को इस स्थिति में कुछ भी गलत नहीं लगा। वह जानता था कि मास्टर क्यू उसकी पहचान जानते हैं, इसीलिए उन्होंने कांस्टेबलों को उसकी सहायता के लिए भेजा था। असल में हुआन फेंग राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की ओर से काम कर रहा था, जिससे यह अभियान एजेंसी और स्थानीय अधिकारियों का संयुक्त प्रयास बन गया था। मास्टर क्यू कहाँ हैं? हुआन फेंग ने पूछा। मास्टर क्यू थोड़ी देर में आ जाएंगे, कांस्टेबल ने उत्तर दिया, जिसे मास्टर क्यू के स्वयं उनके साथ आने तक हुआन फेंग की सहायता करने का निर्देश दिया गया था। हुआन फेंग ने सहमति में सिर हिलाया और कांस्टेबल को निर्देश दिया, इस आदमी को हिरासत में ले लो और सुनिश्चित करो कि कोई और इससे संपर्क न कर पाए। उसने भाई फी की ओर इशारा किया। थोड़ी देर रुककर भाई फी के बाकी साथियों की ओर भी इशारा किया। इन सबको अंदर ले आओ। हालांकि भाई फी हुआन फेंग का प्राथमिक लक्ष्य था, लेकिन वह उसके सहयोगियों को भी हिरासत में लेने के लिए तैयार था और इस प्रक्रिया में तियान जून की मदद कर रहा था। तियान जून को हुआन फेंग के वास्तविक इरादों का भले ही अंदाजा न हो, लेकिन उनकी पिछली बातचीत को याद करके वह समझ गया कि हुआन फेंग उसे समर्थन दे रहा था। हुआन फेंग की ओर देखते हुए उसकी निगाहों में कृतज्ञता झलक रही थी। अधिकारी को हुआन फेंग के आदेशों का पालन करने में कोई संकोच नहीं था। मास्टर क्यू के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार एक मजबूत टुकड़ी लानी थी और हुआन फेंग के प्रयासों में पूरा समर्थन देना था, इसलिए उसने जरा भी संकोच नहीं किया। भाई फी के अधीनस्थों का गुंडागर्दी भरा व्यवहार उनकी गिरफ्तारी की आवश्यकता को और पुष्ट करता था। फिर भी जब उसके आदमियों ने ब्रदर फी और उसके गिरोह को हिरासत में लिया, तो अधिकारी की निगाह तियान जून और उसके साथियों पर ठहर गई, जिससे अनिश्चितता का एक क्षण झलक रहा था। वह समझ गया था कि उनका संबंध ब्रदर फी के गिरोह से मिलता जुलता हो सकता है। वे मेरे दोस्त हैं और आज रात उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांस्टेबल की प्रश्नवाचक दृष्टि को देखते हुए हुआन फेंग ने तुरंत स्पष्ट किया। हुआन फेंग के स्पष्टीकरण के बाद कांस्टेबल की झिझक दूर हो गई। हो सकता है कि वह हुआन फेंग की हैसियत से पूरी तरह वाकिफ न हो, लेकिन मास्टर क्यू के निर्देश स्पष्ट थे, पूरा सहयोग करो और हुआन फेंग के साथ अत्यंत सम्मानपूर्वक व्यवहार करो। स्पष्ट था कि मास्टर क्यू से हुआन फेंग का रिश्ता महज एक परिचय मात्र नहीं था। जैसे ही कांस्टेबल भाई फी और उनके साथियों को ले जाने लगे, हुआन फेंग ने तियान जून की ओर मुड़कर कहा, मुझे अब निकलना होगा। अगर कोई समस्या हो तो मुझे फोन कर देना।
जरूर, तियान जून ने तुरंत सहमति जताते हुए कहा, क्योंकि वह जानता था कि हुआन फैंग को कुछ जरूरी काम निपटाने थे। इसके बाद हुआन फैंग ने बार मैनेजर की तरफ देखे बिना ही वहां से प्रस्थान कर दिया। हालांकि मैनेजर बेवकूफ नहीं था, इस तरह का बार चलाना एक तेज दिमाग की बात थी। पुलिस द्वारा हुआन फैंग के प्रति दिखाए गए सम्मान को देखकर वह समझ गया कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। प्रबंधक ने शुरू में हुआन फैंग से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जब उसने देखा कि हुआन फैंग व्यस्त और उदासीन है, तो उसने अपना ध्यान तियान जून की ओर मोड़ दिया। भाई जून, है ना? लगता है पहले कुछ गलतफहमी हो गई थी। अगर आप ज्यादा व्यस्त न हो तो मैं माफी के तौर पर आपको एक पेय पदार्थ देना चाहूंगा, प्रबंधक ने विनम्रतापूर्वक तियान जून को प्रस्ताव दिया। मेरे पास समय है और मैं आपसे भी बात करना चाहूंगा, तियान जून ने जवाब दिया। उसका इरादा आज इस जगह का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का था, और पिछले प्रबंधक को हटा दिए जाने और बार मालिक के निमंत्रण के कारण उसे मना करने का कोई कारण नहीं दिख रहा था। बार से बाहर निकलते ही हुआन फैंग की मुलाकात मास्टर कियू से हुई, जो कियू निंगशून के साथ जल्दी से वहां पहुंचे थे। हुआन फैंग, क्या तुम ठीक हो? कियू निंगशून ने चिंता जताते हुए पूछा। रात के खाने के दौरान उसने हुआन फैंग में कुछ भी असामान्य नहीं देखा था, और इतने कम समय में उसके द्वारा मचाए गए हंगामे से वह हैरान थी। मैं ठीक हूँ, हुआन फैंग ने सिर हिलाते हुए उसे आश्वस्त किया। फिर मास्टर कियू से कहा, मास्टर कियू, आपके आदमियों ने भाईफी को पकड़ लिया है। ये रहा बही खाता, कृपया इसकी समीक्षा करें। कियू निंगशून ने हल्के से सिर हिलाकर बही खाता लिया और उसमें लिखी बातों को सरसरी तौर पर पढ़ते हुए उसकी भौहें तन गईं। उसमें लिखे नाम उसे परिचित लग रहे थे, उनमें से कई ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें वह व्यक्तिगत रूप से जानती थी और जिनसे वह नियमित रूप से बातचीत भी करती थी। हालात की गंभीरता और अपने कंधों पर पड़े बोझ के बावजूद मास्टर कियू भयभीत नहीं हुए। सभी आरोपी शहर स्तर के थे और उनका प्रांतीय अधिकारियों से कोई संबंध नहीं था। हाथ में मौजूद सबूतों और टोन कियानजुन के मामले में मिली सफलता के साथ साथ भाईफी की गिरफ्तारी को देखते हुए मास्टर कियू को पूरा भरोसा था कि वे दोषियों को पकड़ लेंगे। इसके अलावा हुआन फैंग ने इस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की संलिप्तता पर एक नज़र डाली, जिससे उसे अपनी संभावनाओं पर और भी अधिक भरोसा हो गया। यह मामला बेहद अहम है। मुझे तुरंत कुछ नेताओं से मिलना है। क्या आप यामेन जाएंगे या खुद लौट आएंगे? मास्टर कियू ने पूछा और बताया कि चूंकि शहर के नेता इसमें शामिल हैं, इसलिए जांच आगे बढ़ाने से पहले प्रांतीय नेता की मंजूरी आवश्यक है। मैं पहले वापस जाता हूँ। कृपया मुझे हर नई जानकारी देते रहना, हुआन फैंग ने जवाब दिया। वह इस मामले में पूरी तरह से शामिल था और वह और बाय शियाओरू दोनों मानते थे कि मामला अभी सुलझा नहीं है। टोन कियानजुन को किसी के समर्थन की आशंका को देखते हुए हुआन फैंग सतर्क रहा। समझा गया, मैं लिटिल वान को आपके संपर्क में रखूंगा। अगर कोई समस्या आए तो उससे संपर्क करना, वो मदद के लिए तैयार है। मास्टर कियू ने उन्हें आश्वासन दिया। लिटिल वान, जो पहले दल का नेतृत्व कर रहा था, शहर के यामेन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था और अपनी सीमित सत्ता के बावजूद मास्टर कियू के साथ मिलकर काम करता था। सहमत हूँ, हुआन फैंग ने स्वीकार किया और जियान प्रांत में अपने व्यावसायिक हितों के लिए यामेन शहर के प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने के महत्व को समझा। इसके बाद चीफ कियू जल्दी से कार से रवाना हो गए और कियू निंगशुन ने उनके साथ न जाने का फैसला किया। क्या आज रात की घटना का संबंध टोन कियानजुन से है? कियू निंगशुआग ने अकेले में हुआग फैंग से यह सवाल पूछा। टोन कियानजुन के मामले में पहले शामिल होने के कारण उसे कुछ जानकारी थी। उसे पहले से ही आशंका थी कि टोन कियानजुन की गिरफ्तारी के बाद हुआन फैंग के समर्थकों द्वारा उसके खिलाफ प्रतिशोध लिया जाएगा, इसलिए एक बड़ी साजिश के खुलासे से उसे आश्चर्य नहीं हुआ। हाँ, लेकिन मुझे संदेह है कि उस बहीखाते से अभी और भी नाम सामने आने बाकी हैं, हुआन फैंग ने टिप्पणी की। सावधान रहो, टोन कियानजुन को गिरफ्तार करने और उसके कुछ साथियों का पर्दाफाश करने के बाद बाकी लोग भी अब तक तुम्हारे बारे में जान चुके होंगे। वे बदला लेने की योजना बना रहे होंगे, कियू निंगशुन ने अपनी चिंता व्यक्त की। अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि से सत्ता के दांव पेचों से भलीभांति परिचित होने के कारण वह ऐसे खतरों से अनजान नहीं थी। मैं सतर्क रहूंगा और मैं निश्चित रूप से अंत का इंतजार करते हुए हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठूंगा, हुआन फैंग ने आत्मविश्वास से घोषणा की। आज रात की घटनाएं तो बस शुरुआत थी, उसका इरादा यहीं रुकने का नहीं था। C-383 उस पर निर्भर रहो। तुम वापस आ गए, कैसा रहा? हुआन फैंग के अंदर आते ही बाय शियाओरू सोफे पर आराम से लेटी हुई थी, टीवी शो देखने में मग्न थी और नाश्ता खा रही थी।
मानो उसे दुनिया की कोई परवाह ही न हो। शियाओ बाई उसकी गोरी जांघों पर आराम से लेटा हुआ था और अपनी आंखें मटकाए हुए आनंद से देख रहा था। शाओ बाई पर ईर्ष्या भरी नजर डालते हुए हुआन फैंग ने बताया, मास्टर कियू और उनकी टीम उस व्यक्ति को ले गए हैं। मैंने बही खाता भी मास्टर कियू को सौंप दिया है। वह बाई शियाओरू के बगल में बैठ गया और भौहें चढ़ाकर नाश्ते को देखने लगा। क्या तुम यही खा रही हो? मेरे पास और क्या विकल्प है? तुम यहाँ खाना बनाने तो नहीं आई थी? बाई शियाओरू ने आंखें घुमाते हुए जवाब दिया। तुम खुद खाना क्यों नहीं बनाते? हुआन फैंग ने थोड़ी झुंझलाहट भरी आवाज में पूछा। मैं नहीं कर सकती, बाई शियाओरू ने निडरता से घोषणा की। मुझे समझ ही नहीं आता कि तुम टीम लीडर के तौर पर सब कुछ कैसे संभालते हो। हुआन फैंग बड़बड़ाते हुए बाई शियाओरू के लिए कुछ बनाने के लिए रसोई की ओर चल पड़ा। नेतृत्व का खाना पकाने के कौशल से कोई लेना देना नहीं है, बाई शियाओरू ने चुटकी लेते हुए कहा और रसोई के प्रवेश द्वार पर झुककर हुआन फैंग को बर्तनों के साथ व्यस्त होते हुए देखने लगी। फिर चिंता से भरी भौहों के साथ उसने पूछा, आपने उस व्यक्ति और बही खाते दोनों को मास्टर कियू को सौंप दिया। क्या हम उन पर भरोसा कर सकते हैं? उसकी चिंता जायज थी। अगर मास्टर कियू दुश्मन के साथ मिले हुए थे तो हुआन फैंग द्वारा सौंपे गए सबूत पूरी तरह गायब हो सकते थे। वे टोन कियानजुन के समर्थकों को पकड़ नहीं पाते और हुआन फैंग का अस्तित्व उजागर हो सकता था, जिससे वह खतरे में पड़ जाता। वह भरोसेमंद होना चाहिए, हुआन फैंग ने मन ही मन सोचा। उसने एक बार कियू निंगशुन की जान बचाई थी और कियू के शब्दों और मास्टर कियू के साथ अपने खुद के अनुभवों से उसे विश्वास हो गया था कि वह व्यक्ति ईमानदार है। इसीलिए उसने बहीखाता उसे सौंपा था। फिर भी हुआन फैंग भोला नहीं था। उसके पास अनुभव की कमी थी, लेकिन वह मूर्ख बिल्कुल नहीं था। मैंने अपने फोन में बहीखाते की एक डिजिटल कॉपी बना ली थी, हुआन फैंग ने बताया। यह मूल प्रति तो नहीं थी, लेकिन उन तस्वीरों का होना भी कुछ न होने से बेहतर था। बाई शियाओरू ने प्रभावित होकर सिर हिलाया। आप मेरी सोच से कहीं ज्यादा सतर्क हैं। बिल्कुल, हुआन फैंग ने पुष्टि की। कुछ ही देर बाद हुआन फैंग ने बाई शियाओरू की उत्सुकता को बढ़ाते हुए रात का खाना तैयार कर दिया। काफी रात हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने सादगी को प्राथमिकता देते हुए नूडल्स बनाए। फिर भी बाई शियाओरू को ये साधारण नूडल्स भी बहुत ही स्वादिष्ट लगे। हालांकि उन्होंने थोड़ी देर पहले हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया था, लेकिन हुआन फैंग द्वारा गर्मागर्म खाना परोसते ही उनके पेट में भूख से गुड़गुड़ाहट होने लगी। इस बीच मास्टर कियू अपनी गतिविधियों में मग्न थे। उन्होंने वर्तमान स्थिति को चुनौती और अवसर दोनों के रूप में पहचाना। एक महत्वपूर्ण खाता बही प्राप्त करने के बाद उन्होंने देर रात होने के बावजूद बिना समय बर्बाद किए सीधे प्रांत के शीर्ष नेता के आवास की ओर प्रस्थान किया। मास्टर कियू में देरी करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मास्टर कियू, आप इस समय यहाँ क्यों आए हैं? प्रथम नेता ने मास्टर कियू के अचानक आगमन पर आश्चर्य व्यक्त किया। नेताजी, मुझे आपसे एक मामले पर चर्चा करनी है, निदेशक कियू ने उत्तर दिया। प्रथम नेता ने कुछ देर तक चुपचाप उसे देखा और फिर पूछा, क्या यह इतना जरूरी है कि कल तक इंतजार नहीं कर सकता? ये वाकई अत्यावश्यक है, मास्टर कियू ने जोर देकर कहा। ठीक है, चलिए मेरे अध्ययन कक्ष में चलते हैं। प्रथम नेता ने देर रात की रिपोर्ट की गंभीरता को समझते हुए बिना किसी झिझक के कहा। मास्टर कियू उनके पीछे अध्ययन कक्ष में गए, इसे एक महत्वपूर्ण क्षण मानते हुए। उनके मूल संरक्षक, उनके ससुर, सेवानिवृत्त हो चुके थे, जिससे उन्हें कुछ समय के लिए अपना पद संभालने का मौका मिला, साथ ही कार्यकाल में विस्तार की संभावना भी थी। इस मोड़ पर प्रथम नेता के रूप में जाने जाने वाले मास्टर टैन ने किंग प्रांत में कमान संभालने के लिए पैराशूट से छलांग लगाई। पहले पसंदीदा माने जाने वाले दूसरे नंबर के नेता को पदोन्नति नहीं मिली थी, जिसके कारण दोनों के बीच अपरिहार्य दरार पैदा हो गई। मास्टर टैन बाहरी होने के कारण किंग प्रांत में स्थानीय आधार का अभाव था, जबकि नंबर 2 के पास वर्षों के प्रभाव से गहरी जड़ें और व्यापक नेटवर्क था, साथ ही कई वफादार भी थे। उम्मीद के मुताबिक तरक्की न कर पाने के कारण उनके मन में अनसुलझे भाव रह गए थे और स्वाभाविक रूप से तनाव उत्पन्न हो गया। दरअसल मास्टर टैन के आगमन के बाद से मास्टर कियू समेत कई लोग उन पर छुपकर नजर रख रहे थे। वह इस बात का आकलन कर रहे थे कि क्या मास्टर टैन निष्ठा के योग्य हैं। मास्टर कियू को दूसरे नेता का आचरण कभी पसंद नहीं आया था और उन्होंने कभी उनके साथ गठबंधन करने के बारे में सोचा भी नहीं था। यही कारण था कि वह अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाए थे। मास्टर कियू मास्टर टैन को एक लाभदायक सहयोगी मानते थे, ये धारणा उनके मन में काफी समय से थी। हालांकि यामेन के प्रमुख होने के नाते वे जानते थे कि मास्टर टैन से जल्दबाजी में संपर्क करने से संदेह पैदा हो सकता है। आज का दिन बिल्कुल सही मौका था।
अपनी जांच को आगे बढ़ाने के लिए मास्टर क्यू को एक शक्तिशाली समर्थक की आवश्यकता थी और मास्टर 10 इसके लिए आदर्श उम्मीदवार थे। एक और महत्वपूर्ण कारण हिसाब किताब की किताब थी। इससे पता चलता था कि कुछ व्यक्ति दूसरे सबसे बड़े अधिकारी के करीबी थे, जिससे मास्टर क्यू के लिए वहां से समर्थन मांगना नामुमकिन हो जाता था। मास्टर क्यू भली भांति जानते थे कि मास्टर 10 के निवास पर उनकी यात्रा प्रभावशाली लोगों के बीच शीघ्र ही सर्वविदित हो जाएगी। वे उनके इरादों के बारे में अटकलें लगाएंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वे मास्टर 10 के प्रति निष्ठा की शपथ ले रहे हैं। लेकिन इस कदम को उठाने का निश्चय कर लेने के बाद मास्टर क्यू ने जरा भी संकोच नहीं किया। मास्टर 10 को इस समय सहयोगियों की आवश्यकता है। ऐसे में मास्टर क्यू का समय पर दिया गया समर्थन पारस्परिक रूप से लाभकारी साबित हो सकता है, खासकर यदि भविष्य में मास्टर 10 की स्थिति मजबूत हो जाती है। स्वयं गुरु तान, जो स्वयं नेतृत्व कर रहे थे, ने गुरु क्यू की यात्रा को सद्भावना का संकेत समझा। कार्य संबंधी रिपोर्टिंग का बहाना मात्र था। गुरु तान वास्तव में अपने कार्य को सुगम बनाने के लिए वफादार अनुयायियों की तलाश में थे और गुरु क्यू की प्रतिष्ठा ने उन्हें एक मूल्यवान सहयोगी बना दिया। इसलिए उन्होंने उनका खुले दिल से स्वागत किया। मास्टर क्यू का अनुमान बिल्कुल सटीक था। मास्टर 10 के घर पहुंचने के कुछ ही मिनटों के भीतर ये खबर प्रांत के नेतृत्व में फैल गई। उनकी कार्य रिपोर्ट स्पष्ट रूप से दिखने से कहीं अधिक गंभीर थी। जहां कुछ लोग उनके इरादों पर विचार कर रहे थे, वहीं अन्य लोग मन ही मन क्रोधित हो रहे थे और चुपके से मास्टर क्यू का नाम गुप्त सूची में डाल रहे थे। एक साधारण से सुसज्जित अध्ययन कक्ष में किंग प्रांत के द्वितीय नेता ने मास्टर क्यू की हरकतों के बारे में सुनकर अपनी चाय का प्याला मेज पर पटक दिया। उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी और उनका कठोर व्यवहार और तनावपूर्ण चेहरा उनकी नाराजगी का स्पष्ट संकेत था। C384 खाता बही। मास्टर क्यू किसी काम के नहीं हैं। इस तरह मास्टर 10 की चापलूसी करने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। क्या उन्हें यह एहसास नहीं है कि किंग प्रांत में असल में सत्ता किसके हाथ में है? दूसरे नंबर के अधिकारी के सामने बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने, जिसने अभी अभी अपना चाय का कप पटक दिया था, कठोर स्वर में बात की। अपनी भाषा पर नियंत्रण रखो। वह हमारा साथी है, तुम उस पर चापलूसी का आरोप यूं ही नहीं लगा सकते। दूसरे नेता ने फटकार लगाते हुए कहा, हालांकि उनके चेहरे पर थोड़ी नरमी आ गई। जाहिर तौर पर वे पिछली टिप्पणी से खुश थे। जी हाँ, बिल्कुल। बात यह है कि मास्टर क्यू बिल्कुल नासमझ लगते हैं। किंग प्रांत के असली सत्ताधारी आप लोगों को नजरअंदाज करते हुए एक ऐसे व्यक्ति से दोस्ती कर रहे हैं जिसका कोई रुतबा नहीं है। मेरी समझ से परे है कि वो इस पद तक कैसे पहुंचे। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अविश्वास से कहा, बस करो इस बारे में। हम सब किंग प्रांत के विकास के लिए प्रयासरत हैं। छोटी छोटी बातों पर बहस क्यों करें? दूसरे नेता ने बीच में टोकते हुए कहा, टोन कियानेजुन की स्थिति क्या है? वह बहुत ही रियल आदमी है। यामेन उससे कुछ भी हासिल नहीं कर पाया है और उसे हमारे लोगों पर भरोसा नहीं है। उसने सिर्फ इतना बताया है कि उसके पास एक बही खाता है। मैंने उसे लाने के लिए किसी को भेजा है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बताया। ले बही का जिक्र सुनते ही दूसरे नेता की भौहें तन गई। फिर उन्होंने पूछा, उसे यह चीज कहाँ से मिली? क्या आपने इसे सुरक्षित रखा है? क्या उसके पास कोई और सबूत है? स्पष्ट रूप से नंबर 2 को टोन कियानेजुन के मामले में गहरी चिंता थी, न केवल उस व्यक्ति के लिए बल्कि उसके पास जो कुछ था उसके लिए भी। मेरे लोग इस पर काम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आश्वस्त करते हुए कहा, फिर माथे पर शिकन के साथ आगे बोला, लेकिन उसका दावा है कि उसके पास एक से ज्यादा बही खाते हैं। ये खुलासा करके वह साबित करना चाहता है कि वे बही खाते सचमुच उसके पास हैं। बाकी बही खाते, वह जोर देकर कहता है, तभी सौंपे जाएंगे जब हम उसे छुड़ाने में कामयाब हो जाएंगे। वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति जियान प्रांत का शीर्ष नेता था। टोन कियानेजुन की गिरफ्तारी के बाद उसने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन ऑपरेशन का नेतृत्व जियान प्रांत पुलिस ने नहीं बल्कि मास्टर क्यू ने किया था, जिससे मामला प्रांतीय अधिकारियों के हाथ में चला गया और उसके लिए टोन कियानेजुन से खुलकर संपर्क करना मुश्किल हो गया। फिर भी वह संपर्क स्थापित करने में कामयाब रहा। टोन कियानेजुन मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि कुछ बताए बिना ये लोग उसे छोड़ सकते हैं या इससे भी बुरा, उसे चुप कराने के लिए मार सकते हैं। लेकिन अगर उसने सब कुछ बता दिया तो वह उतना ही असुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। इसलिए टोन कियानेजुन ने एक खाता बही सौंप दी जिसमें केवल उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति और कुछ अन्य लोगों के नाम दर्ज थे और प्रांतीय अधिकारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। वह जानबूझकर चुप था, इस उम्मीद में कि ये बाहरी संपर्क उसकी इस मुश्किल से निकलने में मदद कर सकते हैं।
फिर भी भले ही दूसरे नंबर का अधिकारी खुलेआम टोन कियानजुन की मदद करना चाहता, ये लगभग असंभव था। टोन कियानजुन के पास सबूतों के साथ मामला दर्ज था और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी और मास्टर टैन को स्थिति की जानकारी थी। इसलिए उन्हें सावधानी से आगे बढ़ना था, चाहे उनके पास सीमित अधिकार ही क्यों न हो। इसलिए टोन कियानजुन को हिरासत में ही रखा गया। धिक्कार है। नंबर 2 ने गुस्से में मेज पर इतनी जोर से हाथ पटका कि टॉप कियानजुन द्वारा उपहार में दिया गया एक अनमोल स्याही का पत्थर कांप उठा। नंबर 2 को प्राचीन वस्तुओं को इकट्ठा करने का शौक था और टोन कियानजुन ये जानते हुए उसे कई कीमती वस्तुएं उपहार में दे चुके थे। कमरे की सादगी के बावजूद इसमें कई अनमोल वस्तुएं रखी रही। प्राचीन वस्तुओं का मूल्य समझना मुश्किल होता है और अगर दूसरों को उनके बारे में पता भी चल जाता तो वह अनभिज्ञता जताते हुए कह सकता था कि उसने उन्हें बेकार की नकल समझा था। लेकिन अगर टोन कियानजुन हर उपहार का हिसाब रखता तो मामला काफी पेचीदा हो जाता, जिससे नंबर 2 के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। और कौन जानता था कि हिसाब किताब रखने के शौक के अलावा टोन कियानजुन के और भी शौक थे या नहीं। नेताजी, चिंता न कीजिए। एक बार जब हमें लेखा पुस्तक मिल जाएगी और हम उसकी प्रामाणिकता की पुष्टि कर लेंगे तो मैं उससे बाकी जानकारी निकलवाने का कोई न कोई तरीका ढूंढ लूंगा, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आश्वासन दिया। नेताजी की चिंताओं को दूर करना उनका कर्तव्य था, खासकर इसलिए क्योंकि उन्हें अपना पद नंबर 2 के संरक्षण से ही मिला था। अगर नंबर 2 किसी मुसीबत में फंस जाते तो लेखा पुस्तक हाथ में होने के बावजूद वे भी फंस जाते। नंबर 2 अपने अधीनस्थ के आत्मविश्वास से काफी प्रसन्न था। वह व्यक्ति सक्षम था और अपने नेता की जरूरतों को समझता था, हमेशा उचित सम्मान दिखाता था। कुल मिलाकर उसने खुद को एक संतोषजनक सहायक साबित किया था। वैसे क्या हम उस व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हैं जिसे आपने खाता बही लाने के लिए भेजा था? नंबर 2 ने पूछा। बिल्कुल, मैं उसे लंबे समय से जानता हूं और उसने मेरे लिए कई काम बिना कभी गलती किए पूरे किए हैं, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जवाब दिया। स्पष्टतः भाई फेई के लिए उनके कार्यों में सहायता करना कोई पहली बार नहीं था। बही खाता लाने के लिए भेजे गए लोगों को लगा कि यह उनका पहला मिशन है, क्योंकि वे पहले किसी भी अभियान में शामिल नहीं हुए थे। भाई फेई हमेशा गुप्त रूप से काम करते थे। स्वभाव से सतर्क रहने वाले उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने वास्तव में भाई फेई को कई कार्यों के लिए नियुक्त किया था, लेकिन वह उन पर कड़ी निगरानी रखते थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वे बहुत जल्दी तरक्की न कर लें और अनावश्यक ध्यान आकर्षित न कर लें, जिससे उनकी प्रभावी सहायता करने की क्षमता बाधित हो सकती है। इस बार अधेड़ उम्र के व्यक्ति का भाई फी के विस्तार का समर्थन करने का निर्णय भाई फी की लगातार मांगों से प्रेरित था। कुछ विचार विमर्श के बाद वह सहमत हो गया। भाई फी ने उसके लिए कई मामलों को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसे लगातार रोकना उचित नहीं था। इसके अलावा भाई फी अब जियांग प्रांत का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था और किंग प्रांत में उसका अपना प्रमुख सत्ताधारी था, इसलिए डरने की कोई खास बात नहीं थी। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं था कि बेदाग रिकॉर्ड रखने वाले भाई फी इस बार वाकई मुसीबत में फंस गए थे। स्थिति और भी बदतर हो गई क्योंकि उन्हें खुद मास्टर क्यू ने पकड़ लिया था और वे अभी भी इस बढ़ते संकट से अनभिज्ञ थे। अच्छा, बहुत अच्छा, दूसरे नंबर के अधिकारी ने सिर हिलाया, स्पष्ट रूप से प्रसन्नता व्यक्त करते हुए। क्या ये बही खाता प्रामाणिक है? मास्टर टैन ने मास्टर क्यू से पूछा, उनके चेहरे पर गंभीरता झलक रही थी। मास्टर टैन ने शुरू में मास्टर क्यू की यात्रा को केवल सद्भावना का प्रतीक माना था और किसी महत्वपूर्ण समस्या की आशंका नहीं जताई थी। हालांकि अब उन्हें एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा था जो मामूली नहीं थी। किंग प्रांत में अपने कार्यकाल के दौरान मास्टर टैन ने अभी तक अपनी शक्ति पूरी तरह से स्थापित नहीं की थी, लेकिन उन्होंने स्थानीय प्रशासनिक ढांचे की गहन जांच कर ली थी। उन्होंने बही खाते में दर्ज कई व्यक्तियों को पहचान लिया था, जिनमें से सभी काफी प्रभावशाली थे। यदि इस बही खाते की सामग्री प्रामाणिक साबित होती है तो इससे जियांग प्रांत की नौकरशाही में एक बड़ा बदलाव आएगा, जिसके दूरगामी परिणाम पूरे प्रांत में फैल सकते हैं। आखिरकार जियांग प्रांत कोई साधारण शहर नहीं था, ये किंग प्रांत की राजधानी थी। C-385 ने मिशन पूरा करने का वादा किया। ये बही खाता असली है, मास्टर क्यू ने गंभीर भाव से कहा। यह मुझे अभी कुछ देर पहले ही राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के एक एजेंट ने सौंपा है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी? मास्टर टैन चौंक गए। उन्हें एजेंसी के अस्तित्व की जानकारी तो थी, लेकिन इस मामले में उनकी संलिप्तता का खुलासा उनके लिए अप्रत्याशित था। मास्टर क्यू के एजेंसी से संबंध होना कम आश्चर्यजनक था, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी और उनके कांस्टेबलों के बीच अक्सर सहयोग होता रहता था।
दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के एजेंटों ने ही सबसे पहले इस मामले का खुलासा किया था। उन्होंने एक गवाह को भी पकड़ लिया है, एक बदमाश जो जियान प्रांत के प्रथम भाई के आदेश पर इस बहीखाते को लाने आया था, लेकिन एजेंटों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, मास्टर कियू ने समझाया। वह अप्रत्यक्ष रूप से हुआन फैंग को श्रेय दे रहे थे। मास्टर कियू का इरादा सारा श्रेय खुद लेने का नहीं था, उन्होंने हुआन फैंग और उनकी टीम के सहयोग की आवश्यकता को समझा। मास्टर टैन ने सिर हिलाया, ये जानकर उनका मन शांत हो गया कि उनके पास गवाह और भौतिक साक्ष्य दोनों मौजूद हैं, जिससे मास्टर कियू और उनके सहयोगियों के लिए जांच आसान हो जाएगी। अब अहम सवाल ये था कि क्या जियान प्रांत के प्रथम भाई और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जाए या फिर सिर्फ कड़ी चेतावनी देना ही काफी होगा। मास्टर टैन ने इस मामले पर संक्षेप में विचार किया। उन्हें ऐसे अपराधों के प्रति कोई सहनशीलता नहीं थी और वे समझ गए थे कि मास्टर कियू का आना समर्थन और सहायता का अनुरोध था। स्पष्ट रूप से मास्टर कियू गिरफ्तारी के पक्षधर थे, लेकिन मास्टर टैन इस बात से भी अवगत थे कि गिरफ्तारी वारंट जारी करने से निश्चित रूप से विरोध होगा और संभवतः ये तर्क दिया जाएगा कि स्थिरता बनाए रखना सर्वोपरि है। इस घटना में काफी संख्या में लोग शामिल थे और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों से प्रांत की स्थिरता बुरी तरह प्रभावित हो सकती थी। फिर भी मास्टर टैन इस कहावत पर यकीन रखते थे कि थोड़े समय का दर्द लंबे दर्द से बेहतर होता है। वे कुछ समय से किंग प्रांत में थे, चुपचाप रहकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। यही वजह थी कि कई लोग उन पर नजर रख रहे थे। अब मास्टर कियू के पहल करने पर मास्टर टैन के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का ये सही मौका था, जिससे दूसरे लोग भी आगे आकर उन्हें अपने काम के बारे में बताने के लिए प्रेरित हों। एक और महत्वपूर्ण बिंदु जियान प्रांत के प्रथम भाई और किंग प्रांत के उपवर्ग नेता के बीच घनिष्ठ संबंध था, जिन्होंने प्रथम भाई के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रथम भाई की गिरफ्तारी से उपवर्ग नेता के प्रभाव पर प्रभावी रूप से अंकुश लग जाएगा। कई कारणों को ध्यान में रखते हुए मास्टर टैन के पास मास्टर कियू को अपना समर्थन देने से इनकार करने का कोई कारण नहीं था। मामले को आगे बढ़ाएं। अनुशासनात्मक समिति और अभियोजक कार्यालय के साथियों के साथ समन्वय सुनिश्चित करें। मैं आपके प्रयासों में आपका साथ दूंगा, मास्टर टैन ने बिना किसी देरी के मास्टर कियू को आश्वासन दिया। जी हाँ, मैं मिशन पूरा करने की गारंटी देता हूँ। मास्टर कियू खड़े हुए और सलाम किया, उनकी आवाज दृढ़ संकल्प से गूंज रही थी। मास्टर कियू की यात्रा मास्टर टैन के साथ जुड़ने और उनका समर्थन प्राप्त करने की उनकी स्पष्ट इच्छा का संकेत थी। वे केस मैनेजमेंट की बारीकियों से भलीभांति परिचित थे और उन्हें किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं थी। अब मास्टर टैन के समर्थन से उन्हें इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध थे। देरी मत करो, अभी शुरू करो। आखिर कुछ लोगों को इन चीजों की अच्छी समझ होती है। मास्टर टैन ने सलाह दी और एक बार दिशा तय हो जाने के बाद उनका दृढ़ निश्चय स्पष्ट हो गया। मास्टर कियू ने काम के प्रति इस तरह के स्पष्टवादितापूर्ण दृष्टिकोण की सराहना की, क्योंकि उनका स्वभाव भी कुछ ऐसा ही था। एक बार फिर प्रणाम करने के बाद वे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की प्रसन्नता से विदा हुए। अब उनके मामलों को सुलझाने के कौशल की परीक्षा होगी, क्योंकि मास्टर टैन की स्पष्ट सकारात्मकता के बावजूद उनकी अक्षमता के कारण उनका मन बदल सकता था या उनका सम्मान कम हो सकता था। इसलिए मास्टर कियू ने इस मामले को एक व्यक्तिगत चुनौती के रूप में देखा, जिसे वे त्रुटिहीन रूप से पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। हुआन फैंग सचमुच मेरा सौभाग्य है। मास्टर टैन के निवास से निकलने के बाद मास्टर कियू ने मन ही मन सोचा। हुआन फैंग से उनकी पहली मुलाकात उनकी बेटी को बचाने में सफल रही थी और दूसरी मुलाकात में टोन कियानजुन को पकड़ लिया गया था। अब हुआन फैंग ने उन्हें एक और भी बड़ा अवसर प्रदान किया था। उनकी कुछ ही मुलाकातों के बावजूद हुआन फैंग अनजाने में ही उनके एक महत्वपूर्ण सहयोगी बन गए थे। मुझे एहसान चुकाने का कोई तरीका ढूंढना चाहिए, मास्टर कियू ने सोचा। उनका ध्यान हुआन फैंग के कारखाने की ओर गया, जो सीवेज ट्रीटमेंट उपकरण बनाने में माहिर था। स्वच्छता ब्यूरो के नेतृत्व से अच्छी तरह परिचित होने के कारण उन्होंने हुआन फैंग के उत्पादों के अच्छे होने पर उनसे संपर्क स्थापित करने में कोई बुराई नहीं देखी। हुआन फैंग को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी अनजाने में की गई हरकत ने उसे मास्टर कियू का प्रिय बना दिया था। मास्टर कियू न केवल उसके प्रति सकारात्मक भावना रखते थे, बल्कि कृतज्ञता का भाव भी रखते थे। मास्टर कियू पहले से ही इस समस्या के हल होने के बाद हुआन के कारखाने को कुछ छोटे मोटे काम करके मदद करने के बारे में सोच रहे थे। मास्टर कियू ने तुरंत कार्रवाई की। सचिव टैन के आवास से निकलते ही उन्होंने अनुशासन निरीक्षण आयोग और अभियोक्ता कार्यालय के सहयोगियों से संपर्क किया। देर रात होने के बावजूद स्थिति की गंभीरता को देखते हुए किसी ने भी देरी करने की हिम्मत नहीं की
सभी अपने अपने घरों से अपने कार्यालयों के लिए रवाना हो गए। इसी बीच जियान प्रांत के दुर्भाग्यशाली प्रथम भाई को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी गिरफ्तारी निकट ही होने वाली है। किंग प्रांत के नंबर 2 के घर से निकलने के बाद वह अपने घर लौट आए और भाई फी और अन्य लोगों से बहीखाता सौंपने की उम्मीद करने लगे। लेकिन अंत में वह भाई फी और उनके साथियों का इंतजार नहीं कर रहा था, बल्कि मास्टर कियू और कुछ अवांछित मेहमान आ गए। उसकी आंखों में भय और उलझन का भाव था और वे उसे अपने साथ ले गए। उस रात जियान प्रांत के प्रथम भाई को ही नहीं बल्कि कई अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया। प्रभावशाली लोगों को पहले से ही जियान प्रांत में आने वाले संकट का आभास हो चुका था और इन घटनाओं के पीछे मास्टर टैन की साक्षात छवि मंडरा रही थी। पहले शांत रहने वाले इस नए बॉस ने आखिरकार अपना असली रूप दिखा दिया था और उनके अचानक और साहसिक कदम ने सभी को चौंका दिया। टकरा जाना। उसी सादे ढंग से सजे हुए अध्ययन कक्ष में किंग प्रांत के दूसरे सबसे बड़े अधिकारी ने अपना प्याला मेज पर सिर्फ रखा ही नहीं, बल्कि क्रोध में आकर उसे जमीन पर पटक दिया। चीनी मिट्टी के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। उनके चेहरे पर क्रोध और घबराहट का मिलाजुला भाव था। उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो ऐसा कैसे कर सकता है? दूसरे नेता की आवाज गुस्से से गूंज उठी। कुछ ही पल पहले उसका पुराना अधीनस्थ उसके सामने बैठा मुस्कुरा रहा था और हंसी मजाक कर रहा था, और अब उसे ले जाया गया था। ऐसे लोगों को आमतौर पर पुख्ता सबूत के बिना गिरफ्तार नहीं किया जाता। दूसरे नेता के मन में ले बार शब्द कौन था जिससे वह डर के मारे कांप उठा। क्या ले बार में कोई गड़बड़ी हो सकती है? उसे आसन खतरे का आभास होने लगा। जुटाना। हु मार्शल आर्ट के अभ्यास की लयबद्ध ध्वनियां प्रशिक्षण मैदान से गूंज रही थीं, जहां इस वर्ष संप्रदाय में नवदीक्षित अनेक शिष्य पसीने से तरबतर होकर चौक में अपने कौशल को निखार रहे थे। उन्हें आश्चर्य हुआ जब संप्रदाय प्रमुख और कई वरिष्ठ अचानक ऊंचे चबूतरे पर प्रकट हुए और नए रंगरूटों को संप्रदाय के नेतृत्व पर अमिट छाप छोड़ने की आशा में और भी अधिक जोश के साथ प्रशिक्षण करने के लिए प्रेरित किया। प्रशिक्षुओं में ली डेयू और लियू मिंगजी भी शामिल थीं, जिन्होंने अपनी सीमित प्रतिभा को जानते हुए अपने साथियों की तुलना में अधिक कठोर अभ्यास किया। उनकी मेहनत रंग ला रही थी। वे बाकी सभी के साथ कदम मिलाकर चल रही थीं और धीरे धीरे उनसे आगे भी निकल रही थीं। संप्रदाय के प्रमुख गुरु और उनके गुरु उन्हें बहुत सम्मान देते थे। प्रतिभा एक दुर्लभ वस्तु थी और 7 प्लैनेट संप्रदाय जैसे छोटे संप्रदाय में तो यह और भी दुर्लभ थी। लेकिन जन्मजात प्रतिभा की कमी का मतलब यह नहीं था कि भविष्य में सफलता नहीं मिलेगी। वे शायद जो जल्दी उठता है उसे ही सफलता मिलती है वाली कहावत से परिचित न हो, लेकिन वे इसके सार को समझते थे और लगन से प्रशिक्षण करने वालों की सराहना करते थे। 7 ग्रहों के संप्रदाय के प्रमुख ने गंभीर अभ्यासियों को देखते हुए हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ये सचमुच अनुकरणीय शिष्य हैं। संप्रदाय फल फूल रहा था और यदि वे कुछ और गुरुओं को प्रशिक्षित कर सकें तो उनकी ख्याति और प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाएगा, जिससे संप्रदाय को आगे बढ़ाने का उनका सपना साकार होने के करीब आ जाएगा। फिर भी एक परेशान करने वाला विचार उनके मन में आया और चिंता की लकीरें उनके माथे पर उभर आईं। क्या हमें उस मामले में कोई विश्वसनीय जानकारी मिली है? संप्रदाय के नेता ने अपने बगल में बैठे एक बुजुर्ग से पूछा। जी हाँ, बुजुर्ग ने बेचैनी भरे चेहरे से जवाब दिया। जो अफवाहें फैल रही हैं वे सचमुच सच हैं। लाइट विंड कंट्री के वे बदमाश। संप्रदाय प्रमुख की भौहें और भी गहरी हो गई। फिर उन्होंने एक लंबी आह भरी और आगे कहा, स्वर्गीय नवदेश में अन्य संप्रदायों का क्या? उनकी क्या प्रतिक्रिया है? कुछ संप्रदाय पहले ही अलग हो चुके हैं और बाकी संगठित होकर तैयारी कर रहे हैं। ऐसे समय में कोई कायरता नहीं दिखाता। यहाँ तक कि जो लोग आमतौर पर मन में शिकायतें रखते हैं वे भी फिलहाल उन्हें एक तरफ रख रहे हैं। बोलते हुए बुजुर्ग के चेहरे पर हल्की सी चमक आ गई। संप्रदाय के नेता के चेहरे पर भी थोड़ी नरमी आई, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। स्वर्गीय नौक देश के सभी संप्रदाय एकजुट हो जाएं, तब भी हम प्रकाश पवन देश के लोगों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन हार के बावजूद हमें कमतर नहीं आंका जा सकता, संप्रदाय प्रमुख ने घोषणा की। बिल्कुल सही। वे बिना परिणाम भुगते हमारे क्षेत्र पर कब्जा नहीं कर सकते। निराशा में मत डूबो सब लोग। इस बार हेवनली बोट कंट्री का मार्शल आर्ट समुदाय एकजुट है। लाइट विंड कंट्री के उन बदमाशों को हराने की हमारी पूरी उम्मीद है। अन्य वरिष्ठों ने भी अपने अपने विचार रखे। हालांकि उनके विचार भिन्न भिन्न थे और कई निराशावादी थे, फिर भी उनमें से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। शक्ति में चाहे कितना भी अंतर क्यों न हो, वे अपने विरोधियों को कड़ी टक्कर देने के लिए दृढ़ थे।
भले ही परिणाम हार ही क्यों न हो, वे लाइट विंड कंट्री के मार्शल आर्टिस्टों के लिए इसे आसान नहीं होने देंगे। ठीक है, बाकी संप्रदाय तो पहले ही कार्रवाई कर रहे हैं। हम पीछे नहीं रह सकते। आज के प्रशिक्षण सत्र के बाद सबको इकट्ठा करते हैं। संप्रदाय प्रमुख ने निर्देश दिया और नीचे लगन से अभ्यास कर रहे कई शिष्यों पर नजर डाली। उन्हें आश्चर्य हुआ कि आने वाली चुनौती से कितने लोग जिंदा लौट पाएंगे। हाँ, बुजुर्गों ने एकमत से जवाब दिया। देयु, तुम्हें क्या लगता है कि संप्रदाय प्रमुख ने आज हमें किस लिए बुलाया है? नए शिष्यों ने दिन भर का प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद शाम को पूछा। अपने कमरों में वापस जाने के बजाय उन्हें एक बड़े चौक की ओर निर्देशित किया गया जहां पहले से ही काफी संख्या में शिष्य एकत्रित थे। मुझे पक्का नहीं पता, ली डेयू ने लियू मिंगजी के सवाल के जवाब में सिर हिलाते हुए स्वीकार किया। उनकी पैनी नजर ने उन्हें गंभीर स्वर में आगे कहा, कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। हाल ही में प्रशिक्षण अभियानों पर गए सभी वरिष्ठ भाई बहन संप्रदाय में लौट रहे हैं और वे सभी गंभीर दिख रहे हैं। अब जब आपने इस बारे में बात की है तो यह वाकई अजीब लगता है, लियू मिंगजी ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर सोचा। उन्होंने हाल ही में कई वरिष्ठ शिष्यों की वापसी देखी थी, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। हालांकि ली डेयू की टिप्पणियों ने इन बातों को एक नए, अधिक चिंताजनक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। क्या आपको वह दिन याद है जब हम संप्रदाय में शामिल हुए थे? मैंने बताया था कि हमारा 7 ग्रह संप्रदाय विस्तार करने और अधिक सदस्यों की भर्ती करने की योजना बना रहा है। शायद ये सभा उसी से संबंधित है, ली डेयू ने अनुमान लगाया। जब उसने पहली बार यह खबर सुनी थी तो वह उलझन में पड़ गया था और तब से यह बात उसके दिमाग से निकल गई थी। लेकिन संप्रदाय के मौजूदा माहौल ने उसे याद दिला दिया था, यहाँ अंदाजा लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, हमें जल्द ही पता चल जाएगा। लियू मिंगजी ने ये कहते हुए अपनी बात समाप्त की। वे नए शिष्य थे और उन्हें अपने वरिष्ठों जितनी जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्हें अभी तक किसी भी घटनाक्रम की भनक नहीं लगी थी। वे केवल अनुमान लगा सकते थे और वह भी उनकी सटीकता के बारे में निश्चित नहीं था। ठीक है, चलिए चलते हैं, ली डेयू ने सिर हिलाते हुए कहा। जब तक वे चौक पर पहुंचे तब तक वहां बहुत भीड़ हो चुकी थी। दोनों के चेहरे पर थोड़ी हैरानी के भाव थे। उन्हें पता था कि 7 प्लैनेट सेक्ट में शिष्यों की संख्या काफी थी, लेकिन उनके अभ्यास सत्र आमतौर पर नए शिष्यों के साथ ही होते थे। अधिक अनुभवी शिष्य अक्सर प्रशिक्षण के लिए पहाड़ से नीचे चले जाते थे या एकांतवास में चले जाते थे। इसी वजह से ली डेयू और उनके साथी को वरिष्ठ शिष्यों से बहुत कम ही मिलने का मौका मिलता था। हालांकि आज का दिन एक अपवाद था। चौक न केवल उन्हीं की तरह नए शिष्यों से भरा हुआ था, बल्कि उन अनुभवी शिष्यों से भी भरा हुआ था जो काफी समय से इस संप्रदाय का हिस्सा थे। सभी लोग इकट्ठा होकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए थे, जिससे चौक असाधारण रूप से भीड़भाड़ वाला और शोरगुल भरा हो गया था। फिर भी संप्रदाय के नेता और ऊपर बैठे वरिष्ठ अधिकारी इस हंगामे से अप्रभावित प्रतीत हुए और उन्होंने हस्तक्षेप करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। ऐसा लग रहा था कि वे बाकी शिष्यों के आने का इंतजार कर रहे थे। लगभग 15 मिनट बाद चौक खचाखच भर गया। संप्रदाय के हर कोने से शिष्य वहां पहुंच चुके थे। तभी सबसे आगे खड़े संप्रदाय प्रमुख ने एक गहरी, गूंजती हुई खांसी की। उनकी प्रबल आंतरिक ऊर्जा की गूंज चौक के हर कोने तक पहुंच गई, जिससे एक पल में शोरगुल मचा रही भीड़ शांत हो गई। संप्रदाय के प्रमुख ने संतुष्टि भरी नजरों से अपने शिष्यों का अवलोकन किया, लेकिन उनके भावों में उदासी की झलक थी। वे ये सोचे बिना नहीं रह सके कि आगे की यात्रा से कितने शिष्य वापस नहीं लौट पाएंगे। C-387 चुनौती स्वीकार करें। आज मैंने आप सभी को इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। आप में से कुछ, विशेषकर वे शिष्य जो विदेश में प्रशिक्षण ले रहे हैं, शायद पहले से ही इससे अवगत होंगे। संप्रदाय के नेता ने ऊंचे मंच से घोषणा की और नीचे एकत्रित शिष्यों के विशाल समूह पर नजर डाली। जैसा कि उम्मीद थी, संप्रदाय के नेता के रुकते ही भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। जब तक उन्होंने जोर से गला साफ नहीं किया, तब तक फुसफुसाहट शांत नहीं हुई। सब लोग चुप रहो, संप्रदाय के नेता ने आदेश दिया। उनकी आवाज में अधिकार झलक रहा था। जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है। इस सभा का उद्देश्य ऐसी जानकारी साझा करना है जो कोई गुप्त बात नहीं है। लाइट विंड कंट्री ने हमारे हेवनली बोट कंट्री पर एक बड़ा आक्रमण शुरू कर दिया है। आमतौर पर शाही दरबार के मामले हमारे मार्शल आर्ट संप्रदायों से संबंधित नहीं होते, लेकिन इस बार मामला अलग है। वह रुका, सभा पर एक नजर डाली और फिर बोला, लाइट विंड कंट्री के संप्रदायों ने अपनी शाही सेना के साथ मिलकर हमारी भूमि पर आक्रमण कर दिया है।
उनका उद्देश्य देश पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि हमारे सभी मार्शल आर्ट संप्रदायों को नष्ट करके हमारे क्षेत्रों को अपना बनाना है। संप्रदाय प्रमुख के शब्द गूंजते ही उनकी आवाज तेज हो गई, उनके चेहरे पर जोश की लाली छा गई। नीचे भीड़ ने ऐसा सदमा महसूस किया मानो चौक में कोई बर्तन उबलकर बाहर आ रहा हो। ये खबर बेहद चौंकाने वाली और अविश्वसनीय थी। मध्य महाद्वीप में प्रत्येक देश में अनेक छोटे बड़े मार्शल आर्ट संप्रदाय मौजूद हैं, जो उपलब्ध संसाधनों को आपस में बांट लेते हैं। हालांकि ये संसाधन सीमित है और अंततः संप्रदायों की विकास गति एक सीमा तक पहुंच जाती है। जब विस्तार ही एकमात्र रास्ता बचता है तो उन्हें दूसरों के क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐतिहासिक रूप से इस तरह के विलय किसी देश के विभिन्न संप्रदायों के बीच आंतरिक संघर्ष होते थे। विजेता समृद्ध होते थे, जबकि पराजित अस्तित्व के लिए संघर्ष करते थे और कभी कभी तो विघटन का सामना भी करते थे। लेकिन अब लाइट विंड कंट्री के संप्रदायों ने एक नई रणनीति बनाई है। उन्होंने अपना ध्यान विदेशों की ओर मोड़ दिया है। लाइट विंड शाही दरबार द्वारा हेवनली बोट शाही दरबार पर आक्रमण करने की तैयारी में मार्शल आर्ट संप्रदाय आमतौर पर तटस्थ रहते। फिर भी परंपरा से हटकर लाइट विंड संप्रदायों ने हेवनली बोट कंट्री को जीतने के लिए शाही दरबार के साथ गठबंधन करने की पेशकश की है। जीत हासिल होने पर लाइट विंड शाही दरबार ने हेवनली बोट मार्शल आर्ट संप्रदायों को समाप्त करने में उनकी सहायता करने का वादा किया है, जिसके बाद वे लूटी गई संपत्ति को आपस में बांट लेंगे। शक्ति के मामले में लाइट विंड कंट्री हेवनली बोट कंट्री से कहीं अधिक शक्तिशाली है। हालांकि शाही दरबार अकेले ही हेवनली बोट कंट्री को अपने अधीन कर सकता था, लेकिन संप्रदायों के शामिल होने से प्रक्रिया सुगम हो जाती और जानमाल का नुकसान कम होता। इसलिए लाइट विंड कंट्री के सम्राट को संप्रदायों के प्राथमिक अनुरोध को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं दिखा। जियांगहू संप्रदायों का प्रभाव शाही दरबार के प्रभाव के बराबर शायद ही कभी होता है, सिवाय कुछ अति प्रमुख संप्रदायों के। स्वर्गीय नौक और प्रकाश पवन देशों के संप्रदाय इस स्तर के नहीं थे। यदि शाही दरबार जियांगहू संप्रदायों को समाप्त करने का निश्चय कर ले, तो प्रतिरोध व्यर्थ होगा। ये खबर सुनते ही स्वर्गीय नौक देश के संप्रदाय एक भयंकर खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो गए। वे निष्क्रिय नहीं रह सकते थे, अन्यथा अपने शाही दरबार की पराजय के बाद उनका भी यही हाल होगा। लाइट विंड कंट्री में अपने समकक्षों की तरह उन्होंने भी आगामी संघर्ष में अपना योगदान देने के लिए शाही दरबार से सक्रिय रूप से संपर्क किया। हेवनली बोट कंट्री के सम्राट ने उनके प्रस्ताव का स्वागत किया। इस दृढ़ संकल्प के बावजूद स्वर्गीय नौक देश के संप्रदायों के मन में संदेह था। प्रकाश पवन देश आकार में बड़ा और अधिक शक्तिशाली था और उनके जियांगहू संप्रदाय, जिनमें प्रतिष्ठित बोधि मंदिर अग्रणी था, श्रेष्ठ थे। प्रकाश पवन देश में भले ही कोई अति श्रेष्ठ संप्रदाय न हो, लेकिन बोधि मंदिर की सर्वोच्च स्थिति निर्विवाद थी। आसन खतरे से निपटने की तैयारी में हेवनली बोट कंट्री के संप्रदायों ने भर्ती अभियान तेज कर दिया। समय कम था और यद्यपि नए रंगरूट बहुत कुछ नहीं सीख सकते थे, फिर भी हर अतिरिक्त सदस्य फायदेमंद था। जहां तक हमारी बात है, संप्रदाय के नेता ने घोषणा की, स्वर्गीय नाव देश चुपचाप नहीं बैठेगा। हमने सर्वसम्मति से प्रकाश पवन देश की चुनौती का सामना करने का निर्णय लिया है। भीड़ से जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, उनके चेहरे उत्साह से दमक रहे थे। भले ही हमारी युद्ध क्षमता लाइट विंड कंट्री से कम हो, लेकिन हम उन्हें दिखाएंगे कि हमारा हक छीनने की कोशिश करने की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। संप्रदाय के नेता ने दृढ़ विश्वास के साथ घोषणा की, बिल्कुल, चलो उनसे मुकाबला करते हैं। कौन डर रहा है? हम उन्हें जमीन में गाड़ देंगे। अब उन मूर्खों को भगाने का समय आ गया है। नीचे खड़े शिष्यों ने भी उत्साहवर्धक नारे लगाने शुरू कर दिए। उनकी आवाजें एक साथ बुलंद हो गईं। मार्शल आर्ट के अभ्यासकर्ताओं का स्वभाव अक्सर उग्र होता था और अब जब दुश्मन उनके दरवाजे पर खड़ा होकर उन्हें मिटा देने की धमकी दे रहा था, तो ऐसे में कोई भी चुपचाप खड़े रहने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्हें अपमान का गहरा एहसास हो रहा था। आगामी युद्ध को लेकर गहरी चिंता के बावजूद संप्रदाय के नेता को अपने शिष्यों के दृढ़ संकल्प को देखकर गर्व का अनुभव हुआ। लाइट विंड कंट्री के शत्रु भले ही दुर्जय हों, लेकिन हेवनली बोट कंट्री के एकजुट मोर्चे के पास उनसे लड़ने का मौका था। ठीक है, सब लोग शांत हो जाओ, मैं आगे की योजनाएं बताता हूं, संप्रदाय के नेता ने आदेश दिया। दांव बहुत बड़ा था और जीत हासिल करने के लिए उन्हें अपना पूरा प्रयास करना पड़ता। इसलिए 7 प्लेनेट सेक्ट समेत हेवनली बोट कंट्री के सभी संप्रदाय पूरी ताकत से जुट गए थे। पर्वत द्वार की रक्षा के लिए नियुक्त लोगों के अलावा बाकी सभी को अग्रिम मोर्चे पर उसके साथ शामिल होना था, जहां वे लाइट विंड कंट्री की सेनाओं का सामना करने के लिए अन्य संप्रदायों के साथ एकजुट होंगे।
इसका मतलब ये था कि संप्रदाय में मुश्किल से ही रमे हुए नए शिष्य भी आगे बढ़ने वाले समूह का हिस्सा थे, जिनमें ली डेयू और लियू मिंगजी भी शामिल थे। प्रस्थान अगले दिन सुबह निर्धारित था, जिससे विभिन्न तैयारियों के लिए एक और दिन का समय मिल गया। संप्रदाय प्रमुख द्वारा जानकारी देने के बाद शिष्य समाचार को समझने और यात्रा के लिए अपने सामान को तैयार करने के लिए इधर उधर चले गए। फिर भी लौटते समय माहौल तनावपूर्ण बना रहा। बातचीत में उत्साह, आशंका और अनिश्चितता का मिलाजुला भाव था। वे सभी जानते थे कि आगे जो होने वाला था वह भाइयों के बीच महज मामूली मुक्केबाजी नहीं थी, बल्कि एक असली लड़ाई थी जिसमें जान जोखिम में थी। C-388 ली डेयू का विश्लेषण। डेयू, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम युद्ध के मैदान में पहुंचेंगे? हम अभी तो अपने काम में माहिर भी नहीं हैं। शुरुआती उत्साह फीका पड़ गया था और लियू मिंगजी के मन में चिंता और डर का भाव छा गया था। वापस लौटते समय उसने अपने अच्छे दोस्त की ओर चिंता भरी नजर से देखा और अपनी आशंका व्यक्त की। दोनों ही धनी परिवारों के वंशज थे, युवा स्वामी जिन्होंने युद्ध क्षेत्र को एक दूर की वास्तविकता माना था। युद्ध में लड़ने का विचार उनके मन में कभी नहीं आया था। वे मोर्चे पर नहीं, बल्कि दरबार में अपने देश की सेवा करना पसंद करते। फिर भी मार्शल आर्ट के प्रति अपने जुनून से प्रेरित होकर वे अपने परिवारों और पुराने जीवन को पीछे छोड़कर इस जगह पर आ गए थे। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उन्हें वास्तव में युद्ध में लड़ना पड़ सकता है। हालांकि आज संप्रदाय के नेता के शब्दों ने युद्ध की भयावह वास्तविकता को और भी करीब ला दिया। हमें जाना ही होगा, लेकिन अपनी क्षमताओं के बारे में यथार्थवादी रहें। संप्रदाय प्रमुख हमें बलि के मोहरे की तरह यूं ही लड़ाई में नहीं झोंक देंगे, ली डेयू ने आश्वस्त करते हुए कहा। हालांकि उनकी अपनी चिंताएं लियू मिंगजी जितनी गंभीर नहीं थीं। हालात अपरिहार्य प्रतीत हो रहे थे। हेवनली बोट कंट्री के हर मार्शल आर्टिस्ट से दुश्मन का सामना करने की उम्मीद की जा रही थी। हालांकि उन सभी का दुश्मन एक ही था, फिर भी हर कोई निस्संदेह अपने संप्रदाय के हितों को प्राथमिकता देगा। कोई भी विजयी युद्ध से बाहर आकर अपने संप्रदाय को कमजोर और प्रतिष्ठाहीन नहीं देखना चाहता था। इन सभी विचारों के पीछे जीत ही मुख्य धारणा थी। इसलिए यह तर्कसंगत था कि संप्रदाय का नेता अपने बीच के कम सक्षम लोगों को व्यर्थ मृत्यु के मुंह में नहीं भेजेगा, जिससे केवल संप्रदाय की शक्ति ही कम होगी। जब समय आएगा तो संभवतः उनका सामना या तो साधारण सैनिकों से होगा या समान शक्ति वाले शत्रुओं से। इस विचार ने ली डेयू को घबराहट से बचाए रखा। ली डेयू के विश्लेषण से उत्साहित होकर लियू मिंगजी का मनोबल बढ़ा और उनमें जोश भर गया। उन्होंने कभी खुद को युद्ध के मैदान में नहीं देखा था, लेकिन कौन ऐसा इंसान है जो वीरता और गौरव के सपने नहीं देखता। अब जब मौका हाथ में था और खतरा नियंत्रण में लग रहा था, तो उत्साह होना स्वाभाविक था। डेयू, क्या तुम्हें लगता है कि स्वर्गिक नौक देश में हमारे संप्रदाय सचमुच जीत सकते हैं? लियू मिंगजी ने अपनी बात जारी रखी। उसकी आवाज में सच्चे विश्वास की कमी झलक रही थी। संप्रदाय प्रमुख के आशावादी शब्दों के बावजूद जीत की संभावना काफी कठिन लग रही थी। ये बहुत मुश्किल होने वाला है। ली डेयू और लियू मिंगजी दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे। लाइट विंड कंट्री के मार्शल आर्ट गुट पहले से ही हमारे गुटों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं, और इसके अलावा उनके पास एक शीर्ष स्तरीय संप्रदाय है जो हमारे दोनों देशी के अन्य सभी संप्रदायों को पीछे छोड़ देता है। उन्होंने ही इस अभियान की शुरुआत की है, इसलिए स्वाभाविक रूप से लाइट विंड कंट्री के अन्य संप्रदाय उनके आदेशों का पालन करेंगे। हमारी स्थिति बिल्कुल अलग है, ली डेयू ने एक गहरी आह भरते हुए कहा। मार्शल आर्ट में उनकी रुचि ने उन्हें इस विषय में गहराई से अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया था। हमारी समस्या क्या है? लियू मिंगजी ने हैरानी से पूछा। हमारी समस्या यह है कि हमारे पास कोई ऐसी शक्तिशाली ताकत नहीं है जो अन्य संप्रदायों से कहीं अधिक शक्तिशाली हो। हम न केवल शारीरिक रूप से कमजोर हैं, बल्कि जब लाइट विंड कंट्री का सामना करने का समय आएगा तो नेतृत्व कौन करेगा? हम कैसे निर्णय लेंगे? एक बार नेता चुन लिए जाने के बाद क्या हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि बाकी सभी लोग वास्तव में उसका साथ देंगे? क्या वे स्वेच्छा से आदेशों का पालन करेंगे? और यदि किसी संप्रदाय को कोई खतरनाक मिशन सौंपा जाता है जिसे अन्य लोग उनकी शक्ति को कम करने का प्रयास मानते हैं, तो क्या वे आदेशों का उल्लंघन करेंगे? ये गंभीर चिंताएं हैं। ली डेयू और अन्य संप्रदाय नेताओं को इन्हीं चिंताओं ने सता रखा था। उनका उद्देश्य तो एक ही था, लेकिन लाइट विंड कंट्री के मार्शल आर्टिस्टों के खिलाफ संघर्ष में स्पष्ट नेता के अभाव में अराजकता फैल जाएगी। समन्वय के बिना वे अपने विरोधियों के सामने और भी अधिक कमजोर पड़ जाएंगे। मार्शल आर्ट्स लीग मास्टर का प्रतिष्ठित पद निश्चित रूप से कई उम्मीदवारों को आकर्षित करेगा। इसमें निहित जोखिमों के बावजूद अनेक लोग इस पद के लिए होड़ करेंगे। समस्या प्रतियोगिता स्वयं नहीं है,
बल्कि हारने वालों में असंतोष और अवज्ञा की संभावना है, जो भविष्य के सहयोग को कमजोर कर सकती है। तो आप कह रहे हैं कि हमारी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं? लियू मिंगजी ने निराशा से भरी आवाज में पूछा। स्वयं एक मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते उन्हें गर्व और जिम्मेदारी का गहरा एहसास था। स्वर्गिक नौ देश के संप्रदायों की हार का ख्याल उनके लिए असहनीय था, भले ही वे जीवित बच जाएं। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि संप्रदाय के नेता सबसे महत्वपूर्ण समय पर अपने व्यक्तिगत लाभ को दरकिनार कर पाते हैं या नहीं। ली डेयू ने उत्तर दिया। फिर भी उन्हें इस अभियान की सफलता की बहुत अधिक उम्मीद नहीं थी, उनका दिल इसके लिए बहुत अधिक आशा करने का साहस नहीं कर रहा था। अपनी शंकाओं के बावजूद वह जानता था कि वह इस अवसर को यूं ही नहीं छोड़ सकता। एकमात्र विकल्प 7 ग्रहों के संप्रदाय से अलग होना संभव ही नहीं था। ऐसा करने से न केवल उसकी प्रतिष्ठा धूमिल होती, बल्कि वह देशद्रोही के रूप में कुख्यात हो जाता और उसकी तलाश की जाती। वह ऐसा जीवन जीना नहीं चाहता था। इसके अलावा वह संप्रदाय का नेता नहीं था। हालांकि अपने संप्रदाय के विनाश का विचार उसके लिए असहनीय था, लेकिन अगर वह और लियू मिंगजी दोनों जीवित बच जाते तो वह इस बात को सह सकता था। यह सबसे बुरी स्थिति नहीं होती। जैसे ही 7 प्लैनेट सेक्ट ने अंतिम प्रयास के लिए एकजुटता दिखाए, हेवनली बोट कंट्री के अन्य सेक्ट भी इसी तरह लामबंद हो रहे थे। कुछ तो फुर्तीले थे, पहले से ही तैयार होकर मोर्चे की ओर रवाना हो चुके थे। स्वर्गीय नौ देश के मार्शल आर्टिस्ट कमर कस रहे थे। इस अभियान के सूत्रधार प्रकाश पवन देश के योद्धा विशेष रूप से सक्रिय थे। अभियान शुरू करने के बाद वे पूरी तरह से तैयार थे। अब तक इसमें शामिल कई संप्रदाय प्रकाश पवन देश की शाही सेनाओं में शामिल हो चुके थे और सीमा की ओर बढ़ रहे थे। इस अभियान में दांव बहुत ऊंचा था, खासकर लाइट विंड कंट्री में। इसका नेतृत्व प्रतिष्ठित बोधि मंदिर कर रहा था और जीत से बड़े पुरस्कार मिलने की उम्मीद थी। परिणामस्वरूप कई मार्शल आर्ट संप्रदायों ने इस अभियान में भाग लिया था। फिर भी मार्शल आर्टिस्ट आम सैनिकों से बिल्कुल अलग होते हैं। वे अधिक लचीली संरचना के साथ काम करते हैं, युद्ध के दौरान सैन्य संरचनाओं के बजाय व्यक्तिगत शौर्य पर निर्भर रहते हैं। इसके अलावा यह मार्शल आर्ट संप्रदायों और शाही दरबार के बीच एक साझेदारी थी, न कि कोई पदानुक्रम। इसलिए मार्च करते समय प्रत्येक समूह ने एक दूसरे से सम्मानजनक दूरी बनाए रखी, जिससे किसी भी प्रकार की बाधा न हो। ये व्यवस्था दोनों पक्षों के लिए उपयुक्त थी। एक विशाल तंबू में वस्त्र पहने एक गंजे भिक्षु प्रमुखता से शीर्ष पर बैठे थे। कई साथी भिक्षुओं से घिरे हुए वे सभा की अध्यक्षता कर रहे थे। उनके नीचे 1 दर्जन से अधिक व्यक्ति दोनों ओर बैठे थे, जिनमें से प्रत्येक में दृढ़ संकल्प की झलक थी। वे सब मिलकर गहन चर्चा में मग्न थे। C-389 देवियों और सज्जनों, मैंने आप सभी को इसलिए बुलाया है क्योंकि हमें किसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करनी है। प्रमुख भिक्षु ने अपनी आंखें आधी बंद करके नीचे मौजूद भीड़ का जायजा लेते हुए कहा। खुले मन से बोलिए मास्टर कोंग मिंग, किसी ने पुकारा। जी हाँ, हम सभी मार्गदर्शन के लिए मास्टर कोंग मिंग की ओर देखते हैं। एक और आवाज गूंजी और बाकी लोगों ने भी सहमति जताई। प्रमुख भिक्षु के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। भीड़ की प्रतिक्रिया देखकर उनके चेहरे पर संतोष का भाव झलक रहा था। मास्टर कोंग मिंग के नाम से प्रसिद्ध ये भिक्षु न केवल बोधि मंदिर के मठाधीश थे, बल्कि लाइट विंड कंट्री के मार्शल आर्ट मंडलों द्वारा हेवनली बोट कंट्री में घुसपैठ कराने के सूत्रधार भी थे, जिसके कारण उन्हें बड़े भाई की उपाधि प्राप्त हुई थी। नीचे लाइट विंड कंट्री के प्रमुख संप्रदायों के प्रतिनिधि बैठे थे, जिनमें से प्रत्येक को उनके महत्व के कारण चुना गया था और इसलिए वे इस तंबू में स्थान पाने के योग्य थे। यद्यपि इन 1 दर्जन से अधिक संप्रदायों ने इस आंदोलन में भाग लिया था, लेकिन इन्हीं विशेष संप्रदायों के पास योजना में शामिल होने के लिए पर्याप्त प्रभाव था। मैंने अभी जनरल हुआ के साथ अपने अभियान पर चर्चा पूरी की है, मास्टर कोंग मिंग ने समूह को संबोधित करते हुए कहा। जनरल हुआ ने हमें काफी स्वायत्तता और पहल करने की स्वतंत्रता दी है। यह अभियान एक साझेदारी है और हम उनके सीधे आदेशों का पालन किए बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे कार्य एक दूसरे के कार्यों में बाधा न डालें, हमें अपनी योजनाओं के बारे में पहले से ही संवाद करना होगा। भीड़ ने सहमति में सिर हिलाया। वे इस व्यवस्था से प्रसन्न थे। वे शाही दरबार की सेना के साथ तनावपूर्ण संबंधों के आदी थे। अक्सर उनके बीच मतभेद होते रहते थे, इसलिए जबरन सहयोग की असुविधा सहने के बजाय अलग से काम करने की संभावना उन्हें आकर्षक लगी। उनका मिशन स्पष्ट था, लाइट विंड कंट्री के शाही दरबार को हेवनली बोट कंट्री के शाही दरबार को हराने में सहायता करना।
अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा रखते हुए उन्हें विश्वास था कि वे दुश्मन की सेनाओं को करारा झटका दे सकते हैं। कॉगन ने चर्चा की फुसफुसाहट शांत होने का इंतजार किया और फिर आगे कहा, एक और बात, मुझे विश्वसनीय जानकारी मिली है कि हेवनली बोट कंट्री के कई मार्शल आर्टिस्ट हमारे आंदोलनों का मुकाबला करने के लिए पहले से ही लामबंद हो रहे हैं। सिर्फ उनके साथ, वे तो मानो अपनी मौत का फरमान खुद लिख रहे हैं। बिल्कुल, इतनी कमजोर ताकत के साथ वे हमें चुनौती देने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। नीचे मौजूद भीड़ ने इस विचार का उपहास उड़ाया। इस बार उन्होंने लाइट विंड कंट्री के लगभग सभी मार्शल आर्ट गुटों को एकजुट कर लिया था, जो हेवनली बोट कंट्री की ताकत से कहीं अधिक थे। साथ ही उनके दल में शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ मास्टर कोंगिंग के होने से उनका आत्मविश्वास चरम पर था। सच कहें तो मठाधीश कोंगिंग ने खुद इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। वे दुश्मन के घर तक पहुंच गए थे और जवाबी हमला होना तय था। इसकी आशंका उन्होंने रवाना होने से पहले ही पाल रखी थी। इसके अलावा स्वर्गीय नॉब देश की युद्ध क्षमता कोई खास प्रभावशाली नहीं थी, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं थी। फिर भी अभियान के कमांडर के रूप में कोंगिंग ने अपने अनुयायियों को आगाह करना आवश्यक समझा, अपनी सतर्कता कम मत करो। भले ही हेवनली बोट कंट्री की ताकत कम हो, लेकिन वे घिरे हुए हैं और हताशा अप्रत्याशित परिणाम ला सकती है। भीड़ संशय में थी, लेकिन मास्टर कोंगिंग की चेतावनी के कारण उन्होंने कोई असहमति व्यक्त नहीं की। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया, विश्वास से अधिक सम्मान के कारण, क्योंकि उनके चेहरे उनके वास्तविक भावों को प्रकट कर रहे थे। मास्टर कोंगिंग ने उनके अविश्वास को पहचाना, लेकिन उन्होंने इस पर उन्हें टोकना उचित नहीं समझा। आखिरकार वे भी उन्हीं की भावनाओं को साझा करते थे। फिलहाल हेवनली बोट कंट्री के मार्शल आर्टिस्ट सीमा के पास मंगशान कस्बे में इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन सभी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। मेरा इरादा है कि मैं अपने कुछ मार्शल आर्टिस्टों को भेजकर उनका मुकाबला करवाऊं और उनका मनोबल तोड़ दूं। कौन ये काम करने को तैयार है? मास्टर कॉगन ने प्रस्ताव रखा। हालांकि उनका मानना था कि हेवनली बोट कंट्री के मार्शल आर्टिस्टों से कोई खास खतरा नहीं है। फिर भी उन्होंने एहतियात के तौर पर उनकी सुरक्षा का परीक्षण करने और उनके मनोबल को कमजोर करने की कोशिश की। मैं इस प्रयास का नेतृत्व करने के लिए ब्लड फ्लेम गैंग को स्वेच्छा से आगे लाऊंगा। मास्टर कोंगिंग के भाषण समाप्त होते ही एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा हो गया और उसने साहपूर्वक घोषणा की। आगे बढ़ने की उनकी उत्सुकता रणनीतिक थी। इस तंबू की चारदीवारी के भीतर उनका संप्रदाय छोटे गुटों में से एक था। हालांकि वे स्वर्गीय नॉब देश पर आक्रमण करने के लिए एकजुट थे, लेकिन वे जानते थे कि लूट का बंटवारा समान रूप से नहीं होगा। बड़े संप्रदायों को स्वाभाविक रूप से अधिक लाभ मिलेगा, जबकि उनके जैसे छोटे गुटों को बहुत कम मिलेगा। हालांकि अगर वह इस संघर्ष में उल्लेखनीय प्रभाव छोड़ता है, तो बंटवारे के समय प्रमुख संप्रदाय निश्चित रूप से उस पर ध्यान देंगे। उसे लाभ में अधिक हिस्सेदारी के लिए बातचीत करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा हेवनली बोट कंट्री के मार्शल आर्टिस्ट अभी पूरी तरह से इकट्ठा नहीं हुए हैं। मंगशान टाउन में भले ही काफी लोग हों, लेकिन तनाव इतना ज्यादा नहीं है। दोनों पक्ष पूरी तरह से एक दूसरे के दुश्मन नहीं बने हैं, इसलिए उसकी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। साथ ही उसे अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। अगर कोई झड़प भी होती है, तो उसे यकीन है कि वह सुरक्षित निकल जाएगा। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति का अनुसरण करते हुए छोटे संप्रदायों के कई अन्य लोग एक एक करके खड़े हो गए। उनकी तरह वे भी पूर्ण संघर्ष छिड़ने से पहले अपने संप्रदायों का नाम रोशन करने के इस अवसर का लाभ उठाने के लिए उत्सुक थे। मास्टर कोंगिंग ने कुछ देर रुकने के बाद अंततः खड़े हुए पहले अधेड़ व्यक्ति को चुना। लड़ने की उसकी उत्सुकता स्पष्ट थी और उसने हमेशा बड़ा सम्मान दिखाया था और खुद को हमेशा एक कनिष्ठ व्यक्ति माना था। उसे यह अवसर देना उचित ही था। मास्टर कोंगिंग का निर्णय हो जाने के बाद बाकी लोगों की असहमति पूरी तरह से शांत हो गई। चुने गए अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे पर खुशी की चमक थी और आगे आने वाले मिशन को लेकर उनमें जरा भी चिंता नहीं दिख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वे पहले से ही दोनों देशों में अपने संप्रदाय की प्रसिद्धि को बुलंद होते देख रहे हों। बैठक समाप्त होने के बाद भीड़ तितर-बितर हो गई और मास्टर कोंगिंग ने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को एकांत में ले जाकर उससे निजी तौर पर बात की। युआन लियांग, यह एक गंभीर मामला है। आप लाइट विंड कंट्री के मार्शल आर्टिस्टों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसे हल्के में न लें, अन्यथा आपको हार का सामना करना पड़ेगा, मास्टर कोंगिंग ने चेतावनी दी। निश्चिंत रहिए गुरुजी, मुझे स्वर्गीय नॉब देश वालों की कोई चिंता नहीं है। अगर वे मुझे रोकने की कोशिश भी करेंगे तो उन्हें इसके लिए पर्याप्त कौशल की आवश्यकता होगी, युआन लियांग ने पूरे आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया।
मास्टर कोन मिंग ने सहमति में सिर हिलाया, फिर अपने वस्त्र में हाथ डालकर एक छोटा काला गोला निकाला और युआन लियांग को दे दिया। इस वज्रपात बम को अपने पास रखो। अगर कोई खतरा आए तो इसका इस्तेमाल करना। इससे निकलने वाला धुआं न सिर्फ तुम्हारे दुश्मन की दृष्टि को धुंधला कर देगा बल्कि जो भी इसे सांस में लेगा उसे बेहोश कर देगा। बस अपना ध्यान रखना। C-390। धन्यवाद गुरुजी। युआन लियांग ने जीवन रक्षक वस्तु को दोनों हाथों से सहर्ष ग्रहण किया। उसे संदेह था कि इस अवसर पर इसकी आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन ऐसी वस्तु हमेशा काम आती है। इसे पास रखना सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत के समान था। उनके पास मौजूद साधारण थंडरबोल्ट बम मास्टर कोन मिंग के उन्नत संस्करण के सामने फीके पड़ जाते थे। सामान्य बम विस्फोट होने पर केवल सफेद धुएं का एक पतला सा गुबार निकालते थे, जो न के बराबर घना होता था और निश्चित रूप से किसी को बेहोश करने का कोई प्रभाव नहीं दिखाता था। इसलिए यद्यपि वे कुछ हद तक उपयोगी थे, वे मास्टर कोन मिंग की श्रेष्ठ रचना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। ठीक है, जाओ और तैयार हो जाओ, मास्टर कोन मिंग ने हाथ हिलाकर लापरवाही से निर्देश दिया। जी हाँ, युआन लियांग ने पूरे सम्मान के साथ उत्तर दिया। विनम्रता उनका स्वभाव नहीं था, वे अपनी उद्दंडता के लिए जाने जाते थे। लेकिन वे इतने मूर्ख नहीं थे कि किसी के भी साथ अहंकारपूर्ण व्यवहार करें, विशेषकर अपने सामने बैठे भिक्षु के साथ जिनसे वे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करते थे। युआन लियांग के जाने के बाद कोन मिंग की आंखों में एक रहस्यमय चमक दिखाई दी। युआन लियांग की यात्रा को लेकर उसे जरा भी चिंता नहीं थी। उसके विचार पहले से ही युद्ध के बाद मिलने वाले लाभ पर केंद्रित थे। वह इस बात पर विचार कर रहा था कि नव अधिग्रहित क्षेत्र को कैसे मजबूत किया जाए और युआन लियांग जैसे और अनुयायियों को कैसे आकर्षित किया जाए, जो अटूट रूप से वफादार हों और कभी भी उसका विरोध करने की हिम्मत न करें। एक मंदिर होने के बावजूद बोधि मंदिर के मठाधीश कोन मिंग शांतिप्रिय व्यक्ति नहीं थे। उनकी महत्वाकांक्षा आम आदमी की महत्वाकांक्षा से कहीं अधिक थी। जब उन्होंने पहली बार बागडोर संभाली तब बोधि मंदिर लाइट विंड कंट्री का प्रमुख संप्रदाय नहीं था। फिर भी अपनी असाधारण साधना और चतुर रणनीति के बल पर उन्होंने इसे शीर्ष स्थान तक पहुंचाने में 1 दशक से भी कम समय लिया। बेशक उन्हें अपने रास्ते में विरोधियों का सामना करना पड़ा, वे लोग जिन्होंने उनकी तरक्की को चुनौती दी। लेकिन वे विरोधी अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं थे। उन्हें निर्मम स्वभाव वाला भिक्षु कहना भी कम होगा। उनकी अथक लगन ने ही बोधि मंदिर को प्रकाश पवन देश का अग्रणी संप्रदाय बना दिया। फिर भी उनकी महत्वाकांक्षा इसकी सीमाओं से परे तक फैली हुई थी और अब उनकी दृष्टि पड़ोसी स्वर्ग नौक देश तक भी पहुंच गई थी। उनके विचार में स्वर्गीय नौक देश के मार्शल आर्टिस्टों में शक्ति की कमी थी, फिर भी उन्होंने मार्शल जगत के अनेक पवित्र स्थलों और संसाधनों का संचय कर रखा था जो सरासर बर्बादी थी। इसीलिए उन्होंने यह अभियान शुरू किया। लाइट विंड कंट्री के युद्ध क्षेत्रों पर कब्जा करना उनके सार्वजनिक रूप से ज्ञात उद्देश्यों में से एक था। वास्तव में मास्टर कोन मिंग की कुछ और गुप्त महत्वाकांक्षाएं भी थीं। उन्होंने एक समय शासन में अरुचि दिखाई थी, लेकिन ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि वे जानते थे कि बोधि मंदिर शाही दरबार के सामने कुछ भी नहीं था। हालांकि शाही दरबार आमतौर पर युद्ध संबंधी मामलों को नजरअंदाज करता था, लेकिन पर्दे के पीछे उनका प्रभाव काफी अधिक था। इस अभियान के माध्यम से कोन मिंग का उद्देश्य शाही दरबार की सेनाओं के साथ मजबूत संबंध स्थापित करना और स्वर्गीय नौक देश में घुसपैठ करना था। स्वर्गीय नौक देश के सैन्य प्रभाव को आत्मसात करने के बाद उसने शाही दरबार पर हमला करने की योजना बनाई। सबके सब मूर्ख हैं, अमिताभ, कोन मिंग ने व्यंग्य करते हुए कहा। उसके चेहरे पर उत्साह की एक झलक दिखाई दी। हालांकि उसने एक पवित्र मंत्र का उच्चारण किया, लेकिन उसके चेहरे पर दया का कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें उसकी बेलगाम महत्वाकांक्षा से ढकी हुई थीं। इसी बीच युआन लियांग तंबू से निकलकर अपने संप्रदाय के शिविर में वापस चले गए। उन्होंने संप्रदाय के कुछ वरिष्ठों को बुलाकर मंगशान कस्बे की यात्रा की योजना पर चर्चा की। ये हमारे ब्लड फ्लेम गैंग के लिए सुनहरा अवसर है। हम विस्तार तो कर रहे हैं, लेकिन हमें उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली है। इस घटना ने दोनों देशों का ध्यान आकर्षित कर लिया है। एक मजबूत शुरुआत से हमें अनदेखा करना नामुमकिन हो जाएगा। ब्लड फ्लेम गैंग उदय के लिए तैयार है, युआन लियांग ने जोश से घोषणा की। बुजुर्गों ने भी उनके उत्साह में अपना योगदान दिया और अपनी सफलता को लेकर आश्वस्त थे। दोनों देशों की युद्ध क्षमता में स्पष्ट अंतर था और इस अभियान को प्रसिद्धि और धन अर्जित करने का एक सुनहरा अवसर माना जा रहा था। हम कब रवाना होंगे? एक बुजुर्ग ने पूछा। कल सुबह सबसे पहले हम मुख्य सेना से अलग होकर मांगशान कस्बे की ओर तेजी से बढ़ेंगे। हमारे लौटने के बाद निकलने के लिए तैयार रहना, युआन लियांग ने निर्देश दिया। समझ गए, उन सभी ने पुष्टि की।
अन्य शिष्यों को संदेश देने के लिए विकेंद्र होने के बाद युआन लियांग ने भी विश्राम की तैयारी की। उन्हें अगले दिन सुबह जल्दी उठना था और वह प्रस्थान से पहले अच्छी तरह से आराम करना चाहते थे। ये तो वाकई एक शानदार यंत्र है, युआन लियांग ने कॉन्ग मिंग द्वारा दिए गए वज्रपात को निहारते हुए सोचा। कुछ देर तक उसकी प्रशंसा करने के बाद उसने उसे एक तरफ रख दिया और आने वाले दिन की उम्मीद में आंखें बंद करके सोने के लिए लेट गया। गहरी नींद में सो रहे युआन लियांग को इस बात का एहसास नहीं था कि उनकी छाती में दबी हुई काली गेंद जैसी वस्तु क्षण भर के लिए प्रकाश से जगमगा उठी और फिर गायब हो गई। अगले ही पल उसकी जगह एक नया गोला प्रकट हुआ, लेकिन ये काला नहीं था, यह एक पारदर्शी कांच की गेंद थी। थंडरबोल्ट जब इसे जोर से जमीन पर पटका जाता है तो यह ऐसा धुआं छोड़ता है जो दृष्टि को धुंधला कर सकता है और लोगों को बेहोश करने की क्षमता रखता है। बाय शियाओरू के साथ नूडल्स का आनंद लेने के बाद हुआन फेंग अपने बेडरूम में लौटा और उसने अपने स्टोव बॉक्स में कुछ नया पाया। उसने जो कांच की गेंद वहां रखी थी वह गायब थी। थंडरबोल्ट हुआन फेंग उस वस्तु से खेलते हुए टेलीविजन पर देखे उसके उपयोग को याद कर रहा था। पीछा करते समय इसे तेजी से जमीन पर फेंकने से धुएं का पर्दा बनता था जिससे पीछा करने वालों को रोका जा सके। फिर भी उसने इसके कारण बेहोशी होने का कोई सबूत नहीं देखा था। क्या उसके द्वारा प्राप्त किया गया ये संस्करण उन्नत हो सकता है? बहरहाल हुआन फेंग ने उस वस्तु को अपनी स्टोरेज रिंग में रख लिया, ये जानते हुए कि यह किसी विकट क्षण में जीवन रक्षक साबित हो सकती है और यदि कुशलता से इस्तेमाल किया जाए तो शायद उसकी अपनी जान भी बचा सकती है। सामान सुरक्षित मिलने के बाद हुआन फेंग आराम करने के लिए तैयार था। शाम की घटनाएं बिल्कुल भी सुकून भरी नहीं थीं। हालांकि हुआन फेंग अब चैन से सो सकता था, लेकिन मास्टर क्यू किंग प्रांत के नेताओं, जियान प्रांत के शीर्ष अधिकारी और कई अन्य लोगों के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता था। इस समूह में टॉक कियानजुन के विला में बंधे हुए 4 चोर भी शामिल थे, जिनकी रात बिल्कुल भी चैन से नहीं गुजरी। अगले दिन ही हुआन फेंग को उन 4 भूले हुए चोरों की याद आई। उसने तुरंत मास्टर क्यू को सूचित किया और अधिकारियों से उन्हें यामेन तक ले जाने का अनुरोध किया। बही खाता चोरी में उनकी सीधी संलिप्तता का मतलब था कि उन्हें इसके परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे। इस बीच तियानजून बहुत खुश था। पिछली रात बार मैनेजर से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी, जिसने प्रतिष्ठान की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। मैनेजर ने तियानजून को जब भी संभव हो अपने साथियों के साथ आने का न्योता दिया। तियानजून को इसका मतलब साफ समझ आ गया था और उसने इस इशारे की सराहना की।